नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया 3 दिशाएं क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन पार्ट नंबर 3। 2 क्लासेस इसकी हमने ऑलरेडी की हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाकर के पुरानी क्लासेस की वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ये बुकलेट काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं, आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर यूपीपीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी आरओ एआरओ के लिए। तो और इसके अलावा साथ में आरएएस के लिए भी ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो उन वीडियोज़ को जा कर के ज़रूर देखें। सबसे पहले हम शुरू करने से पहले हम माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम आपको नमन करते हुए अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। त्रिदिशाएं क्लासेस का चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा त्रिदिशाएं क्लासेस का एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य में हम आज की जो करंट अफेयर है जहां से हम शुरू करने जा रहे हैं वो है NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये 2015 से शुरू किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 29 सितंबर 2015 को ये रैंकिंग शुरू की गई थी। NIRF रैंकिंग में जो देश के उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है और इसमें जो ये रैंकिंग है सबसे पहले शुरू की गई थी वो 2016 में शुरू की गई थी, यानी प्रथम संस्करण जो है इसका 2016 में जारी किया गया था। 12 अगस्त 2024 को अभी हाल ही में अगर बात की जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो इंडिया रैंकिंग 2024 है उसको जारी किया है और ये इसका 9वां संस्करण है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये रैंकिंग है हायर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। उसके अलावा ये जो रैंकिंग है वो नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई है। ये इंडिया रैंकिंग का 9वां संस्करण है। ये 8 कैटेगरीज में दी जाती है। 8 कैटेगरीज की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आप समझें कि ओवरऑल कौन सा संस्थान सबसे उच्च श्रेणी में आता है। इसके अलावा कॉलेजेस के लेवल पर, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर या इनोवेशंस वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, नवाचार से संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ओपन यूनिवर्सिटीज़ के लिए और स्किल यूनिवर्सिटी के लिए। तो कुल मिलाकर के 8 कैटेगरीज में ये रैंकिंग जारी की जाती है। 3 नई श्रेणियां हैं, यथा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग में शामिल की गई हैं। यानी 3 जो नई श्रेणियां हैं, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और ओपन यूनिवर्सिटीज़ और स्किल यूनिवर्सिटीज़, ये अभी जो रिसेंट वाली आई है कैटेगरी, जो रैंकिंग आई है उसी में इनको शामिल किया गया है। इससे पहले ये 3 चीज़ें शामिल नहीं थी। इससे पहले केवल 5 आधारों पर ही रैंकिंग दी जाती थी। लगातार 6वें वर्ष जो है सबसे टॉप पर रहने वाली है वो है IIT मद्रास। ठीक है, ये 8 अलग अलग डोमेन्स में संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की जाती है और लगातार 8वें वर्ष ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को टॉप पर रखा गया है। अगर अभियांत्रिकी के विषय में देखे जाएं तो भी IIT मद्रास को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ये भी लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। यह संस्थान अनुसंधान संस्थान श्रेणी में लगातार 4थे वर्ष शीर्ष पर रहा है। तो रिसर्च एंड इनोवेशन वाला जो था एक सेक्टर, तो रिसर्च संस्थान की श्रेणी में लगातार 4थे वर्ष भी IISc बेंगलुरु 9वें वर्ष शीर्ष पर रहा है। तो इंडिया रैंकिंग की अगर हम ओवरऑल बात करें, शीर्ष 5 स्थानों पर रहने वाले वो हैं। सबसे टॉप पर है IIT मद्रास, ये चेन्नई में है, आप लोगों को पता हो। इसके बाद सेकंड पे है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और तीसरे पर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। इसके बाद 4th पे आता है आपका IIT दिल्ली और 5th पे IIT कानपुर को रखा गया। तो टोटल जो ओवरऑल श्रेणी में आप देख रहे हैं IITs को ही मुख्य तौर पर रखा गया है, जिसमें सबसे टॉप पर है IIT मद्रास और सेकंड पे है IISc बेंगलुरु। इसके अलावा बॉम्बे IIT जो है और IIT दिल्ली और कानपुर, ये 5 जो हैं रैंकिंग इनको टॉप पर मिली है।
इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश के संस्थानों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के समग्र श्रेणी में रहने वाले जो संस्थान हैं वो हैं आईआईटी कानपुर, ये अभी देखा टॉप 5 में आता है, कानपुर में है। इसके अलावा बीएचयू बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, ये 11वीं रैंक पर आया है, वाराणसी में है ये। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। आईआईटी जो बीचू है वाराणसी में है। एमईटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर नोएडा में ही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंडर 100 की रैंकिंग में यूपी के कौन से इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया है। हो सकता है कि रैंकिंग ये आप लोगों को याद ना रहे कि कौन सा किस नंबर पर, बट अंडर 100 में कौन कौन से रहे हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 95 पे है शिव नाडार विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। तो यूपी के अंडर 100 में आते हैं आपके 8 इंस्टीट्यूशंस हैं जो ओवरऑल श्रेणी में आपके अंडर 100 में आते हैं। आईआईटी कानपुर, बीएचयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बीएचयू वाराणसी का आईआईटी, एमईटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ओवरऑल रैंकिंग में अंडर 100 में आते हैं यूपी की। इसके अलावा इंडियन रैंकिंग 2024 में अलग अलग श्रेणियों में जो टॉप पर हैं वो देखते हैं। तो विश्वविद्यालय श्रेणी में सबसे टॉप पर रहने वाले हैं IISc बेंगलुरु कर्नाटका में है ये। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली ये टॉप पर है। अनुसंधान संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु टॉप पर है। नवाचार श्रेणी की बात करें तो IIT बॉम्बे है। मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी की हम बात करें तो इग्नू न्यू दिल्ली जो है वो टॉप पर आता है ओपन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसके अलावा हम देखते हैं स्किल यूनिवर्सिटीज़ की जब बात की जाती है तो स्किल विश्वविद्यालय की श्रेणी में सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, इसका पुराना नाम था सिम्बियोसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी, पुणे महाराष्ट्र में है। इसके बाद राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में जो आते हैं वो है अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु में आता है। नेक्स्ट है इंडिया रैंकिंग 2024 में विभिन्न विषयों में जो टॉप पर रहने वाले संस्थान हैं वो कौन कौन से। ये तो थी ओवरऑल 8 कैटेगरी जिनकी हमने बात की। अब हम उन संस्थानों की बात करेंगे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टॉप पर रहे हैं। तो अगर इंजीनियरिंग संस्थानों में आता है तो विषय की बात करें तो सबसे टॉप पर है IIT मद्रास। मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो IIM अहमदाबाद। फार्मेसी की जब हम बात करते हैं तो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटीज़ आती है, ये टॉप पर है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स दिल्ली वाला जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये आपको ध्यान रखना आयुर्विज्ञान संस्थान है। दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस है चेन्नई तमिलनाडु में। लॉ की अगर हम बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु टॉप पर है। वास्तुकला के क्षेत्र में अगर बात करें तो ये IIT रुड़की सबसे टॉप पर है। और इसके अलावा कृषि और संबंध क्षेत्र में हम बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली टॉप पर है। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहने वाले कुछ मुख्य इंस्टीट्यूशंस हैं जो टॉप पर रखे गए हैं। इसके बाद में अगली न्यूज़ देखते हैं हम। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी किया गया है। ये किस लिए जारी किया जाता है? ये सूचकांक इसलिए जारी किया गया है ताकि जो इकोलॉजिकल मानवीय हस्तक्षेप के कारण में जो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उनको कितनी हानि हो रही है या कि उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है, अगर प्रभावित हो रहे हैं तो कितना ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, इन सभी आधारों को देखने के लिए, इन सभी का मूल्यांकन करने के लिए ही ये सूचकांक जारी किया गया है। तो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, ये मानवीय ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट या सकल पर्यावरण उत्पाद मानवीय हस्तक्षेपों के कारण होने वाले इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। GEP सूचकांक ये मुख्यतः 4 स्तंभों पर आधारित है जिसमें वायु, जल, मृदा और वन मुख्य तौर पर शामिल है। यानी 4 घटक हैं जो इन्वायरमेंट के लिए सबसे मेन है, जिसमें एयर, वाटर, सोयल और वन आते हैं। इसके बाद में इन 4 पर्यावरणीय कारकों में अगर कोई सुधार हो रहा है तो GEP सूचकांक में वृद्धि देखने को मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त भौगोलिक क्षेत्र पर्यावरण के अनुकूल है। इन सूचकांकों GEP सूचकांक में वृद्धि देखने को मिलती है। इससे ये हमें पता चलता है कि इन सभी भौगोलिक क्षेत्र यानी पर्यावरण के अनुकूल हैं और विकासात्मक गतिविधियों के बावजूद भी स्थिर हैं, सुधारात्मक हैं। इसके अलावा यदि पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है तो गिरावट दर्ज होगी और उसमें नकारात्मकता प्रदर्शित होने की स्थिति में जो हमारा ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है यानी GEP सूचकांक है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ से जो मुख्य फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखनी है उनमें हम देखते हैं
19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से, ये जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है 19 जुलाई 2024 को। पर्यावरण उत्पाद सूचकांक ये शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य भी है और इसका उद्देश्य है परिस्थिति को अर्थव्यवस्था से जोड़ना, यानी लिंकिंग इकोलॉजी विद इकोनॉमी इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड जीईपी सूचकांक ये 4 मुख्य घटकों पर, जिसके बारे में हमने अभी बात की, जल, वायु, वन और मृदा के आधार पर किया गया है। जीईपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, ऐसी इसमें बात। जीईपी सूचकांक यह निर्धारित करेगा कि राज्य में विकासपरक योजनाओं के साथ साथ जल, मृदा, वायु और वन में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। इस सूचकांकों के परिणामों के विश्लेषण से भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने में भी मदद मिलेगी। उम्मीद है ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि जीईपी सूचकांक सबसे पहले जारी करने वाला जो स्टेट है वो उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। तो सबसे पहले एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 जिन्होंने जारी किया है, उसका प्रकाशन वर्ष 2018 में किया गया था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इसका प्रकाशन 2018 में शुरू किया गया था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड मुख्यतः ये संयुक्त राष्ट्र भारत और यूएनडीपी इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में जो भी प्रगति हुई है उसके आधार पर जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी रैंकिंग को तैयार करना। उद्देश्य वैश्विक जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मध्य में एक स्वस्थ कंपटीशन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा यह सूचकांक उन संवेदनशील क्षेत्रों और अंतर जो सेक्टरल गैप्स हैं उनकी पहचान करने और में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद करता है, ताकि जो भी गैप्स हैं उनको फिल किया जा सके और जहां पर जिसकी जो भी कमी है उन कमियों को दूर किया जा सके। इसके अलावा यहाँ से कुछ फैक्ट हैं जो आप लोगों को याद करने चाहिए। वो ये है कि ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है 12 जुलाई 2024 को। नीति आयोग के द्वारा चौथा संस्करण है 2023-24 का। अभी नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं और उन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। 2023-24 का जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है उसका केंद्रीय विषय था टुवर्ड्स विकसित भारत, यानी विकसित भारत की ओर, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सतत प्रगति, समावेशी विकास। ये चौथा संस्करण है। इसमें 16 लक्ष्य और 17वें लक्ष्य पर जिसमें हम बात करें तो क्वालिटिव एनालिसिस, इसके अलावा 70 उपलक्ष्य हैं और 113 इंडिकेटर्स पर आधारित है। जो एसडीजी लक्ष्य हैं उसमें से जितने 17 लक्ष्य हैं जो उनमें से 16 लक्ष्य और 17वां जो लक्ष्य है क्वालिटिव एनालिसिस, उसके अलावा 70 उपलक्ष्य और 113 इंडिकेटर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इस चौथे संस्करण के तहत जो प्रत्येक राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए 16 एसडीजी पर गोल वाइज स्कोर की गणना की गई है और लक्ष्यवार स्कोर करने से क्या होगा, जो राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके ओवरऑल स्कोर या कंपोजिट स्कोर की फिर बाद में गणना की जाएगी। 0 से 100 की रेंज में ये रहते हैं। यदि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100 अंक प्राप्त कर लिए हैं तो इस 100 अंक प्राप्त करने का मतलब ये है कि उसने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर 4 कैटेगरीज में ये इनको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एस्पायरेंट यानी आकांक्षी जिनको माना जाएगा वो है 0 to 49 अंक में। परफॉर्मर की श्रेणी में आएंगे जिनका अंक है 50 से 64। फ्रंट रनर में आते हैं 65 से 99 वाले यानी अग्रणी, और अचीवर्स की श्रेणी में आएंगे 100 अंक वाले। भारत का इसमें कंपोजिट स्कोर की हम बात करें तो 71 दर्ज किया गया है। 2020-21 एसडीजी इंडिया इंडेक्स में अगर हम बात करें 2021-20 और 23-24 के मध्य में सबसे जो प्रगति हुई है वो एसडीजी 1 है, जिसका मतलब है गरीबी उन्मूलन की दिशा में। एसडीजी 8 यानी सभ्य कार्य और आर्थिक विकास की दिशा में। एसडीजी 13 का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन या जलवायु कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। इन सभी जो लक्ष्य यहाँ पर बताए गए हैं एसडीजी 1, एसडीजी 13, इन सब में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और जिनमें भारत जो है एक अग्रणी भूमिका में रहा, यानी फ्रंट रनर की स्थिति भारत की है। यहाँ पर सभी राज्यों के समग्र स्कोर में एक सुधार दर्ज किया गया है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सर्वाधिक जो सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं वे कौन कौन से हैं उनकी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जिसमें हुआ है वो है उत्तर प्रदेश में, जिसने 25 स्कोर के साथ में इम्प्रूव किया है। जम्मू कश्मीर जिसमें 21 स्कोर के साथ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। उत्तराखंड में 19 के साथ में, सिक्किम में 18 के साथ में और हरियाणा में 17 स्कोर के साथ में इम्प्रूवमेंट हुआ है।
SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में अगर हम बात करें तो केरल और उत्तराखंड को प्रत्येक का जो स्कोर है वो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यानी सबसे टॉप पर अगर किसी की संयुक्त रैंकिंग की हम बात करते हैं तो प्रत्येक का जो स्कोर है वो 79 है, क्योंकि दोनों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो टॉप पर कौन से रहने वाले हैं यहाँ पर? केरल और उत्तराखंड। और सबसे सुधार दर्ज किया है उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर उत्तराखंड ने, ये यहाँ पर है। हरियाणा भी इनमें से एक है जो टॉप 5 की कैटेगरी में आता है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, SDG इंडिया इंडेक्स में जो टॉप पर रहने वाले शीर्ष राज्य हैं उनकी हम बात करें तो सबसे टॉप पर अभी हमने बात किया केरल और उत्तराखंड है, जिनका स्कोर 79 है। तमिलनाडु का 78 है, गोवा और हिमाचल का 77 है, सिक्किम पंजाब का 76 है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका है, कर्नाटका में ये भी टॉप पर रहने वाला है और इसका स्कोर है 75 है। इसके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन तीनों को संयुक्त रैंकिंग मिली है और ये इनका स्कोर है 74। तो टॉप पर रहने वाले हैं केरल, उत्तराखंड, देन तमिलनाडु, फिर उसके बाद में आता है गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, कर्नाटका 75 स्कोर के साथ में। इसके बाद और गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन तीनों को एक स्थान मिला है। यहाँ टॉप पर हमने बात की। अब हम बात करते हैं अंतिम 6 पर कौन रहने वाले हैं। तो अंतिम 6 में सबसे लास्ट पर है बिहार, जिसका स्कोर है 57। देन है झारखंड, जिसका स्कोर है 62। उसके बाद नागालैंड और मेघालय, जिनका स्कोर है 63। अरुणाचल प्रदेश, असम, इसके बाद 65। तो सबसे लास्ट में रहने वाला है बिहार, ये आपको ध्यान रखना। सबसे टॉप पर है केरल और उत्तराखंड। टॉप 5 में हरियाणा आपका आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो जिनमें सुधार हुआ है उनकी बात कर रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है जिसमें सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये वो स्टेट हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। अगर शीर्ष रैंकिंग की बात की जाए तो केरल और उत्तराखंड आते हैं, इसके बाद तमिलनाडु आता है और सबसे लास्ट में बिहार और झारखंड है। केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन हुआ है वो है चंडीगढ़ का 77, इसका स्कोर है। सेकंड पे है पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, जिसका स्कोर 74 है। इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, जिनका 66 स्कोर है और सबसे लद्दाख यहाँ पे 65 आता है। अगर हम यहाँ पे राज्यों के प्रदर्शन की ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एस्पायरेंट, यानी 0 से 49, इतनी अच्छी स्थिति किसी की भी नहीं है, कोई नहीं है। परफॉर्मर की हम बात करें, यानी किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार आते हैं जो परफॉर्मर की स्थिति में हैं। इसके अलावा फ्रंट रनर पे हम बात करते हैं तो केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, ये सब जो आपके स्टेट हैं वो आते हैं आपके फ्रंट रनर की श्रेणी में। और जिसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है वो ऐसा कोई भी नहीं है, यानी टॉप पे कोई नहीं है। और एस्पिरेंट जो अभी सुधार करने की इच्छा रखता है 0 to 49 के बीच में कोई नहीं है। तो आपके जितने भी स्कोर हैं वो 50 से लेकर के 99 के बीच में ही हैं, जिसमें 50 to 64 का जो डाटा हम देखते हैं तो वो एक परफॉर्मर स्टेट के बारे में आप बताते हैं, जिसमें नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार आते हैं। ठीक है, और बिहार सबसे लास्ट में है, ये हमने बात किया। स्कोर जो है लास्ट में है बिहार और झारखंड। फ्रंट रनर पे हमने बात किया कि केरल, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, बाकी जो भी स्टेट हैं वो फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में भी यही हाल है, एस्पायरेंट श्रेणी में कोई भी नहीं है, यानी 0 to 49 के बीच कोई नहीं है। परफॉर्मर में भी कोई नहीं है 50 to 64। केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी डाटा है वो सारा आपका फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है, जिसमें चंडीगढ़ सबसे टॉप पर है। उसके बाद में आप लोगों को हमने बता दिया दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, ये सब आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर भी कोई अचीवर की श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे SDG लक्ष्य को लेकर के कि जो 17 लक्ष्य हैं संयुक्त राष्ट्र के, उसमें से कौन से अचीव हमें करने हैं। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिलान करने के बारे में भी SDG लक्ष्यों का मिलान करना आपसे पूछा जाता है। तो लक्ष्य 1 जो है वो है गरीबी उन्मूलन को लेकर के, जिसमें टॉप पर है तमिलनाडु, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव आते हैं। लक्ष्य 2 है भुखमरी की समाप्ति, जिसमें केरल और पुदुचेरी आता है। लक्ष्य 3 में अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण है, ये गुजरात और दिल्ली इसमें टॉप पर है। 4 बताता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में, जिसमें केरल और दिल्ली टॉप है। ये आपको बहुत आसानी से याद रहने वाला है।
ठीक है। भूखमरी की समाप्ति के बारे में भी केरल, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन है तो लोग रोजगार कर सकते हैं, तो भूखमरी कम होगी, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। पुदुचेरी है। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन में जो टॉप पर रहने वाले हैं वो तमिलनाडु, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हैं। लैंगिक समानता की जहाँ पर बात की जाती है, लक्ष्य 5 ये नागालैंड और लक्षद्वीप में है। लक्ष्य 6 बताता है स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में, तो गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें टॉप पर आते हैं। तो स्वच्छ जल, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लैंगिक समानता के बारे में जो टॉप पर रहने वाले हैं वो है नागालैंड और लक्षद्वीप। इसके बाद में हम देखते हैं लक्ष्य 7 की बात करते हैं हम। तो लक्ष्य 7 पे हमारे जो रहने वाले हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। 7 है सस्ती ऊर्जा से संबंधित, जिसमें टॉप पर आपके हैं आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, यानी लगभग स्टेट में ये काम चल रहा है। लक्ष्य 8 आपका बताता है सभ्य कार्य और आर्थिक विकास को लेकर के, जिसमें हिमाचल प्रदेश और लद्दाख है। लक्ष्य 9 है उद्योग और नवाचार को लेकर के, जिसमें गोवा और पुदुचेरी अच्छा काम कर रही हैं। लक्ष्य 10 है असमानताओं में कमी करना है, जिसमें भी गोवा और पुदुचेरी हैं। लक्ष्य 11 बताता सतत शहर और समुदाय के बारे में, जिसमें महाराष्ट्र और चंडीगढ़ का नाम आता है। लक्ष्य 12 आपको बताता है उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन को लेकर के, जिसमें त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं लक्ष्य 13 पे। लक्ष्य 13 है जलवायु कार्यवाही को लेकर, जिसमें सिक्किम, तमिलनाडु और चंडीगढ़ है। लक्ष्य 14 है जल के नीचे जीवन के बारे में, जिसमें पश्चिमी बंगाल टॉप पर है। लक्ष्य 15 है भूमि पर जीवन को लेकर के, जिसमें झारखंड, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव टॉप पर है। लक्ष्य 16 है हमारा शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, जिसमें गुजरात और लद्दाख आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है फिलहाल, तो इसको आप इसी तरीके से याद करें। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ही चीज़ है, संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। और ये जब आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी 25 जून को, यानी 25 जून 1975 में जब आपातकाल लगा था, इसीलिए उसी संविधान की हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इतना ही न्यूज़ है। बैकग्राउंड में अगर आपको जानना है तो इमरजेंसी के हालात में ये लगा, जब आपातकाल लगा था तो उसे कहा गया है कि संविधान की हत्या हो गई है। इमरजेंसी लगाया जाता है जब ये 3 ही आधार पर, जैसे युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, आंतरिक गड़बड़ी है, शस्त्र विद्रोह है या वित्तीय संकट है। इन सभी आधार में अगर कोई दिक्कत है तो आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत के संविधान में भाग 18 में आपातकाल से संबंधित कुछ प्रावधान हैं जो 352 से 360 तक वर्णित किया गया है। यदि भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा हो जाता है तब राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार लग चुका है। सबसे पहले लगा था भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक पहला आपातकाल। दूसरी बार लगा भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर ही 3 दिसंबर 1971 को। इस उद्घोषणा के लागू होने के दौरान ही देश में आपातकाल की एक नई उद्घोषणा इसके साथ ही 25 जून 1975 को कर दी गई थी। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था और ये उपयुक्त दोनों ही आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त किए गए थे। तो 3 बार ही लगा है। सबसे पहले लगा था भारत चीन युद्ध के दौरान 62 से 68 तक रहा। दूसरी बार फिर से लगा भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर 3 दिसंबर 1971 को लगा। इस घोषणा के दौरान ही देश में आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को लागू कर दी गई थी। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर फिर ये जो आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को, ये दोनों ही आपातकालों की जो घोषणा थी समाप्ति की वो 1977 में की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इनके बारे में जो जानकारी आप लोगों को रखनी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है उन्होंने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का डिसाइड किया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी की गई है। इसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है। तो 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। इतना ही महत्वपूर्ण है। और क्यों है, तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया गया था, इसीलिए ये सब किया गया। इतना आप लोगों को पता ही होगा। इसके बारे में एक यहाँ से उल्लेखनीय ये है कि 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जब ओम बिरला को दोबारा चुना गया है तो ओम बिरला ने 25 जून 1975 की आपातकाल की उद्घोषणा पर एक निंदा प्रस्ताव पेश किया था।
इस दौरान सदन में 2 मिनट का मौन भी रखा गया था और ओम बिरला ने भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के दिन को काला अध्याय बताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की धारणा को लोकतंत्र विरोधी रवैया करार दिया है। इसके बाद में अगली जो इम्पोर्टेंट है वो है हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है और इस संबंध में 12 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 12 मार्च 2024 को जैसे ही युद्ध घोषणा हुई तो वो भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। हैदराबाद को मुक्त कराने वाले शहीदों की याद में इसे और जो युवाओं हैं उनके मन में देशभक्ति की लौ जगाने के लिए 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के बावजूद भी 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी क्योंकि यह निजाम के शासन के अधीन था। फिर यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के द्वारा कार्रवाई हुई, पुलिस कार्रवाई, और उसके बाद में निजाम के शासन से मुक्त हो गया था। नेक्स्ट है वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन। ये महत्वपूर्ण है। वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब क्यों किया गया है ये आप लोगों को समझ में आ गया ही होगा कि एआई जो नवाचार में स्वयं को विश्व में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने की भारत की आकांक्षा के दृष्टिगत ही ये सम्मेलन किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है। इस शिखर सम्मेलन में कंप्यूटर की क्षमता, आधारभूत मॉडल, डेटा सेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल, स्टार्टअप विद पोषण और सेफ एआई जैसे क्षेत्रों में एआई के विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो इंडिया के एआई मिशन के 7 पिलर के अनुरूप है। OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एआई पर एक इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप की घोषणा की है। GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो 2020 में लॉन्च किया गया था। GPAI के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। वर्ष 2024 में भारत GPAI के प्रमुख एक लीड चेयर के रूप में उभर कर सामने आया था। एआई प्रशंसा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 जुलाई को। और क्यों मनाया जाता है? यह कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित प्रौद्योगिकियों में प्रगति और नवाचार पर प्रकाश डालने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। एआई पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव भी पारित हुआ। 21 मार्च 2024 को UN जनरल असेंबली ने एआई पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अडॉप्ट किया है। यह पहला ऐसा अवसर है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसी उभरते हुए क्षेत्र को लागू करने के लिए किसी प्रस्ताव को अंगीकृत किया यानी अपनाया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रायोजित और 123 देशों के द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को बिना किसी मतदान के सर्वसम्मति से अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। यानी ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो पूरी तरह से सर्वसम्मति के साथ में पास किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम इंडिया एआई मिशन के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।